हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है? 29 अक्टूबर 2024। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडिया और स्पेन हैं जो, उन्होंने क्या बोला है? स्लैम अटैक्स ऑन यूएन ट्रूप्स इन लेबनान। तो जो यूएन ट्रूप्स हैं, जो लेबनान में थी, उनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, तो उनको क्रिटिसाइज किया इन दोनों ने मिलकर। ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो यूएन की रिस्पेक्ट है, मतलब जो सेंसिटी है वो क्या है, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो मोदी एंड स्पेनिश जो पीएम है, पेड्रो सेंजेज, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, एक और C-95 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वडोदरा में लगी। तो जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, पेड्रो सेंजेज, ठीक है, तो वो इंडिया में आए हैं और इन सब चीजों को लेके बात हुई है। तो मैप पे ना स्पेन को देख लेते हैं हम, क्योंकि स्पेन एक इम्पोर्टेंट कंट्री है काफी, जो कि यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। तो स्पेन कहाँ है? लेट्स सी। तो ये स्पेन है, देखना। स्पेन के नीचे ना मोरक्को है, यानी कि अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट है नीचे। तो ऊपर यूरोप है। तो जो अफ्रीका और यूरोप है, ये जिब्राल्टर स्टेट है। अगर कोई पूछे यूरोप और अफ्रीका को कौन सी स्टेट है जो लिंक करती है, दैट इज जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है। तो ऊपर क्या है, यहाँ स्पेन है, और उसके बाद क्या है, मोरक्को है। स्पेन एक मतलब कि जो बॉर्डर टचिंग है स्पेन के साथ, जैसे पोर्टुगल है, पुर्तगाल है जो स्पेन के साथ। ठीक है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। और स्पेन का जो बॉर्डर है, मतलब कि बाकी सारी कंट्रीज से भी लगता है, जैसे अंडोरा है और ये फ्रांस है। ठीक है। इनसे भी इसका बॉर्डर लगता है, पोर्टुगल से, अंडोरा से और फ्रांस से। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये वेस्टर्न अफ्रीका है, जैसे मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गुइना बिसू, सीरा लियोन, लिबेरिया। ठीक है। और कोट डियावरी, घाना, टोगो, बेनिन, ये वेस्ट अफ्रीका, काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वेस्ट अफ्रीका की। फिर ये साउथ वेस्ट अफ्रीका गया, नाइजेरिया। अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटिनेंट। फिर ये साउथ ईस्ट अफ्रीका आ गया, जैसे इथोपिया। ये सीड ऑफ, सीड के नाम से हम जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार कंट्री आती हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया, जिबूती, ये चार कंट्रीज हैं। ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ एडन और ये रेड सी है। तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, तो इन दोनों को बल्ब अल मंडप स्ट्रेट है, वो क्या करती है, लिंक करती है, बल्ब अब मंडप स्ट्रेट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इसके बारे में थी चीजें। छत्तीसगढ़ ने, गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया ओबीसी कोटा लोकल पोल के लिए। लोकल पोल मतलब लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जैसे, मतलब कि सिटी के लेवल पे क्या होती है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, और विलेज लेवल पे होती है विलेज पंचायत। मतलब कि जैसे ना, बलवंत राय कमेटी 1957 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि 3 टायर स्ट्रक्चर है इंडियन में पंचायत सिस्टम का, 3 टायर है। ठीक है। विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, ठीक है, या पंचायत समिति, या फिर उसके ऊपर होता है, सबसे ऊपर जिला परिषद। ठीक है। तो ये है। अब जो ये कोटा है वो बढ़ाया घटा सकते हैं, ये कौन से फंक्शन में आता है? ये डिस्क्रिशनरी फंक्शन में आता है। एक होते हैं कंपलसरी फंक्शन। कंपलसरी फंक्शन कौन से होते हैं, मतलब कि जिसपे मतलब कि काम करना ही पड़ता है, जैसे रिजर्वेशन हुआ, फीमेल का रिजर्वेशन 33% तो देना ही पड़ेगा, SC ST का रिजर्वेशन हुआ पंचायत इलेक्शन में। लेकिन डिस्क्रिशनरी में क्या है, इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है रिजर्वेशन को, जैसे कई स्टेट ने 33 से 100% या 50%, 70% कर दिया। और डिस्क्रिशनरी फंक्शन में क्या है, मतलब ये है, और जैसे MP MLA हैं वो भी उसके, मतलब पंचायत के मेंबर हो सकते हैं, पंचायत समिति के। ये डिस्क्रिशनरी फंक्शन है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो हमारा एडिटोरियल ही है। एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो।
एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल इन जुडिशरी। तो उसका आंसर इस आर्टिकल में पूरा दिया गया है, इसने इंपॉर्टेंट बताया। सबसे पहले तो इसमें काफी डाटाज एंड फैक्ट काफी अच्छे दिए गए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो कि मतलब कि उसकी एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023। उसमें 26.3% जो वुमेन है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में है। डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं? 36.3%, ठीक है। ठीक है, उसके बाद स्टेट में, ठीक है, 50% से ज्यादा जो फीमेल है वो रिक्रूट होती हैं, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज उसके लेवल पे वो अपॉइंटमेंट होती है, तो वो होती तो है, बट हायर लेवल पे जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाता है। जनवरी 2024 में 13.4%, हाई कोर्ट में कितनी, सिर्फ हाई कोर्ट में फीमेल जजेज हैं 13.4%, और सुप्रीम कोर्ट में 9.3%। तो ये सारा डाटा हो गया। हम इसको ना एक ट्रायंगुलर फॉर्म में चार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट में 36, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि जो मतलब कि काफी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, कई स्टेट में तो सिर्फ एक ही फीमेल जज है, ठीक है। बार जो है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो, वहां भी काफी ज्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन कम है इनकी फीमेल्स की, तो ये स्टेट बार काउंसिल इन सब में। तो अब इसके लिए क्या क्या रीजन मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक ये वीसीएस साइकिल बना हुआ है। वीसीएस साइकिल मतलब यहाँ से निकले फिर यहाँ फंस गए, फिर यहाँ निकले, तो एक वीसीएस साइकिल है, ठीक है। तो वोमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कब, मतलब कि women are excluded while even those women who have been included are unable to rise to position of power to address these concerns. Access for women in the judiciary therefore is hindered at two level। दो लेवल पे जो एक्सेस है वोमेन्स की एंट्री है वो रोकी जाती है, एंट्री लेवल पे और रिटेंशन लेवल पे। जो सर्वल काफी ज्यादा जो सर्वल स्टेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कमेंडेबल स्टेप्स लिए हैं इंश्योर करने के लिए कि वोमेन एंटर द लोअर लेवल ऑफ द जुडिशरी, मतलब सो दैट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है फीमेल की, ठीक है। तो मिनिमम, लेकिन उनमें एक इशू है कि उस फीमेल को मिनिमम पीरियड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की जानी चाहिए उस मतलब की। तो उन्होंने एक ये जो मतलब रीजन दे रखा है। तो वोमेन जो है उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट भी उनको फिर नहीं मिल पाता अगर वो ऐसे करेंगे, तो मिनिमम स्टिपेंड्स उनको मिलता है। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है। अगर वो इस सारे सिस्टम को भी अंडर रिप्रेजेंट मतलब कि मैनेज कर लेती है किसी तरह से, और करियर में कंटिन्यू ग्रोथ उसके लिए फिर भी मतलब कि डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफी अनसपोर्टिव होता है, जो कि मतलब उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको भी फुलफिल नहीं करता, ठीक है। वोमेन जो जजेज हैं हाई कोर्ट में वो कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग मतलब कम होती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही है, ठीक है। ये जो इफेक्ट है वो सारा किस वजह से हुआ है, ट्रांसफर पॉलिसीज, ठीक है, जो कि हार्श हैं और काफी डिमांडिंग है। तो नेगोशिएशन के लिए इसमें कोई से कह रही है, तो जो वोमेन है वो कंटिन्यूसली मतलब कि प्राइमरी केयर टेकर ही रह गई है हाउस होल्ड की, ठीक है। जो इंटरेक्शन है विद इन कोर्ट वो भी डिफिकल्ट हो रहा है फीमेल्स का, मतलब एवरीडे इंटरेक्शन विद इन कोर्ट ऑल्सो कोज डिफिकल्टी फॉर वोमेन लॉयर्स। जो वोमेन लॉयर्स हैं, जजेज हैं, वर्किंग स्टाफ है, उनके लिए भी कुछ इशू आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एक सर्वे करवाया था विधि सेंटर लीगल पॉलिसी ने, उन्होंने क्या बोला कि नियरली जो 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें वॉशरूम भी नहीं है, डेडिकेटेड वॉशरूम फॉर वुमेन। कितने शर्म की बात है, ठीक है। जो मल्टीपल कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट हुआ उसमें एडिक्वेट वॉशरूम की कमी है इवन फॉर वुमेन जजेज के लिए, तो लॉयर्स के लिए तो क्या ही होगा, तो फीमेल स्टाफ के लिए। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट इशू हैं जिस वजह से, और लिमिटेड सैनिटरी फैसिलिटी है, सैनिटरी और हाइजेनिक की मतलब की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इशू आ जाता है कि सोशल रियलिटी है ये तो फीमेल को करनी ही पड़ती है, ठीक है। प्राइमरी केयर टेकर वही होती हैं, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, फैमिली फ्रेंडली एम्यूनिटी इंक्लूडिंग फीडिंग रूम्स एंड क्रेंच फैसिलिटी भी कोर्ट रूम में
होनी चाहिए वहाँ पे कोर्ट में, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। कुछ कोर्ट्स ने इसके लिए मतलब कि स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इंडिया के पास रिसोर्सेज की, तो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिस वजह से ये काफी इफेक्टिव नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ क्रेंच फैसिलिटी है, ओनली कैटर टू चिल्ड्रन यंगर देन 6 ईयर। ठीक है, जो 6 से नीचे के जो बच्चे हैं उनको क्रेंच फैसिलिटी उनकी मम्मी जो है वहाँ पे काम करते हैं उनको प्रोवाइड की गई है। कोर्स को करेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, एंट्री और रिटेंशन लेवल पे सबसे ज्यादा हार्डल होती है इन लोगों को, फीमेल्स को, कि वो मतलब कि जिसकी वजह से मतलब काफी कम वोमेन है हायर जुडिशरी में, तो ये भी एक रीजन है। तो इन कोर्सेज को क्या क्या मतलब करने की जरूरत है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक क्लासिक प्रॉब्लम है जो वाइड होता जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। ठीक है, एक कैरोल पैटमैन नाम से थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला था, शिवाजी फीमेल एंड सी, उसने क्या पॉइंट आउट किया था कि वोमेन है increasingly enter the public sphere traditionally occupied by men। जिस जहां पे पहले मैन की एंट्री रहती थी, जहां पे मैन का डोमिनेंस रहता था, उन स्फीयर में अब वुमेन्स ने भी एंट्री लेना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो कुछ लेकिन उन्होंने एंट्री तो लेनी कर दी है, लेकिन लेग्स है, लो में कमी है। तो वो फिर से कहती है कि मेन रीजन क्या है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। ठीक है, तो जिस वजह से जो पब्लिक स्फीयर है वो स्पेसिफिक नीड को कैटर नहीं कर पाता, फीमेल्स की क्या क्या नीड्स हैं। ठीक है, मतलब कि ऑफ वुमेन अपॉन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइवेट स्फीयर टू पब्लिक स्फीयर, कि फीमेल्स को कैसा मतलब एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया करवाया जाना चाहिए। अब जुडिशरी में ही देख लो कितनी सारी इंपॉर्टेंट लैकूनाज हैं। ठीक है, पब्लिक स्फीयर के डिजाइन और रेगुलेशन उस हिसाब से नहीं हुई कि फीमेल फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, फीमेल को सेफ फील हो, ये सारी चीजों की कमी है। तो मतलब कि कोर्ट में एज मोर वोमेन एंटर कोर्ट विच हैव बीन मेल डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। हमें पता है जुडिशरी में इतनी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, तो कोर्ट स्टार्टिंग से ही क्या है, मेल मतलब कि मेल डोमिनेंस का इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो अगर हमें इन सारे फीमेल्स को हम एंट्री कराने चाहते हैं तो उसके लिए इंक्लूसिव पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, एंट्री और रिटेंशन की। ठीक है, ठीक है, तो हमें उन चीजों को फेमिनिस्टिक लेंस से देखना पड़ेगा, डिफरेंशियल मोड ऑफ पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल गेज ब्रेक्स द मेल स्टैंडर्ड व्यू एम्प्लॉयड बाय ऑल मेल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ जजेज वगैरह की, बार काउंसिल, इन सब में मेल होती हैं, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो इन सब को हमें जेंडर इक्वलिटी की दृष्टि से देखना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूसिव विजुअलाइजेशन अच्छा कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, सो दैट हमारा जो व्यू है वो चेंज हो सके। वोमेन्स नीड को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ग्रेटर पार्टिसिपेशन अगर हमें करना है तो वोमेन सेंट्रिक हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फॉर्मर जो जस्टिस है हीमा कोहली, वन ऑफ द फ्यू जज सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया उन्होंने, अनकॉन्शियस जेंडर बायस इन कोर्ट विच रिजल्ट इन वुमेन जज बिंग साइडलाइन इन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में वुमेन जजेस को साइडलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी कमेटी वगैरह बनती है उनमें भी जो फीमेल है उनको कम ही मतलब कि इन्वॉल्व किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है, मतलब कि उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती फीमेल्स के लिए कि कितनी क्या जरूरत है। तो सिमिलरली इसी तरह से अब्सेंस है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में, इन सब की मतलब पॉलिसी मेकिंग एक काफी बड़ा इशू है। अगर हम फीमेल सेंट्रिक गेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा प्रायोरिटाइज क्या क्या है, नीड्स क्या है फीमेल की, उसको सपोर्ट देगा। तो उसका lived experience and reality of women into account would ensure women needs are no longer invisibilized during policy making, infrastructure, amenity, gender sensitivity, recruitment and transfer policy। हमें ये सब चीजें जो है ensure that judiciary live up to its promise of empowering women, हमें ये सारी चीजें करनी होंगी, तभी जाके फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, अदरवाइज तो यही रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। GS2 में आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, और GS1 में आप सोसाइटी से आप लिंक कर सकते हो, GS2 में पॉलिटी में जुडिशरी में अंडर रिप्रेजेंटेशन हो। तो काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या है, सोलर जो पैनल है वो फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये भी सोशल सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों में ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो
मतलब कि स्टार्टिंग जो हुई थी 1% इफिशियंट सेलेनियम सेल रूफ पे न्यूयॉर्क सिटी में 1884 में, किसने बनाया था ये? चार्ल्स फ्रीटिस ने इंस्टॉल किया था, जब सोलर एनर्जी जैसे क्रिएट की थी उन्होंने ही। उससे पहले हम सन को कुछ मानते नहीं थे कि इसका काम सिर्फ इवेपोरेशन फोटोसिंथेसिस यहाँ तक ही सीमित है। तो फिर धीरे धीरे करके हमने ये चीजें देखी, तो हमें सोलर एनर्जी की वैल्यू का पता चला। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है? सोशल स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट दोनों पे फर्क पड़ता है, डिफरेंट मतलब इम्पैक्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जो एबिलिटी है जनरेट करने की एनर्जी, अगर वो काफी मतलब कि इजिली हो तो वो मतलब काफी फायदेमंद होती है, सोशली भी इकोनॉमिकली भी। ठीक है, तो इंडिविजुअल और हैंड ऑफ कम्युनिटी के हैंड में अगर हम सारी चीजें ये दे दें, उनके ऊपर डिपेंड कर दें, तो काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, उससे लोगों को एम्पावरमेंट फील होगी, वोमेन्स को स्पेशली। ठीक है, इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी। तो सोलर पैनल एक इम्पोर्टेंट काम कर सकता है। पुअर एनर्जी एक्सेस को वोमेन ऑफन बियर करती है, इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल। सोलर एड्रेसेस दिस। वोमेन हमेशा पुअर एनर्जी है, मतलब जैसे चूल्हा वगैरह का यूज करती हैं, या फिर मतलब जिससे मतलब धुआं वगैरह निकलता है, तो उससे उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है। तो ये सारी चीजें अगर सोलर एनर्जी का वो यूज करने लग जाएं, तो उनमें काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने डाटा दे रखा है। अगर हम मतलब कि सोलर पंप से डीजल की जगह सोलर पंप यूज करने लग जाएं, बूस्टिंग देयर इनकम 94% होगी, और CO2 जो रिड्यूशन रिडक्शन है 1,15,000 मेट्रिक टन कम हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। बेयरफुट कॉलेज इंडिया, ग्रामीण शक्ति बांग्लादेश, सोलर सिस्ट अफ्रीका एम्पावर करते हैं वोमेन को सोलर इंजीनियर बनने के लिए। बेनिफिट होता है मिलियन, और इम्प्रूवमेंट होती है कम्युनिटी में। तो वी केयर सोलर सूटकेस रिड्यूस्ड प्री नेटल डेथ बाय 72%, प्री नेटल जो डेथ है इन युगांडा हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप यूज कर सकते हो। सोलर स्पेशली जैसे लोकलाइज सॉल्यूशन है, वुमेन की फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेगा, इनकम जनरेशन में हेल्प करेगा, एजुकेशन हेल्थ केयर इन सब चीजों में। तो अगर हम इस चैन को पूरी को कनेक्ट कर दें, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा ही प्रोग्रेसिव और एलिवेटिंग का काम करेगी, उनको अपलिफ्ट करेगी। सोलर एम्प्लॉयज हैं वुमेन। ठीक है, किसी भी अदर एनर्जी सेक्टर की बजाय सोलर जो सेक्टर है, सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा है वो फीमेल एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक जो इंडस्ट्री है वो 4.9 मिलियन को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जॉब्स, उसमें से 40% वर्कफोर्स किसकी है? फीमेल की। और इंडिया का एम्बिशियस काफी टारगेट है 2030 तक का, कि मतलब कि जो टारगेट है अगर उसको फॉलो करें तो नई 33 मिलियन न्यू जॉब भी क्रिएट हो सकती है, जिससे काफी ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, ये क्लीन और स्केलेबल तो है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी हैं सोलर एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को तो अपलिफ्ट मतलब अपलिफ्ट करती ही है। ठीक है, लेकिन एक इशू भी है, इंडिया में कुछ कोल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे रिसोर्स कर, जहाँ पे लोकल कम्युनिटी सफर करती है, पूरा हेल्थ एजुकेशन लिविंग कंडीशन, पुअर्टी भी वहाँ 50% से ज्यादा है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर सिस्टम है वो लिंक करेगा एनर्जी प्रोडक्शन को और इन सब चीजों को, क्लाइमेट को। तो ऑफ ग्रिड जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं क्लीन एनर्जी एरिया विदाउट ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। रूफटॉप जो इंस्टॉलमेंट है, मिनी ग्रिड ऑफर स्केलेबल इको फ्रेंडली सॉल्यूशन, ये वही सारी बातें बता रखी हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह की मदद भी ली जाए, तो जिससे। और सोलर जो टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्रेसेस हैं वो भी जियोग्राफिकल इम्बैलेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मतलब कि क्या क्या करना होगा हमें, अब स्टार्टिंग में इन्होंने ये बताया। ठीक है, 3 चैलेंज है सोलर टेक्नोलॉजी अगर प्रोसेस करती है, आगे प्रोग्रेस करती है, तो 3 चैलेंज कौन से हैं? जियोग्राफिकली इम्बैलेंस विद मोस्ट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड इन डेवलप्ड नेशन, लिविंग डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नेशन में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, एक चैलेंज ये है। particularly in Africa, lagging sector imbalance evident as large-scale solar farm receive majority of funding while smaller जो बड़े सोलर फंड हैं उनको पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है, छोटे वालों के पास नहीं आती, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है जिससे प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इशू हैं।
At the home level, will be ensure availability and affordability. This will require robust government and market support. गवर्नमेंट और मार्केट सपोर्ट की जरूरत है. लाइफ साइकिल जो सोलर टेक्नोलॉजी का है उस पर भी एम्फेसाइज करने की जरूरत है. रिसाइकलिंग करने की जरूरत है. जो वेस्टेज है उसको अच्छे से यूज करने की जरूरत है. तो एक रोबस्ट फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है. पॉलिसी एंड जेंडर में क्या है, एक मतलब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मोर देन ए शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू मतलब की रिन्यूएबल. इंश्योर करना है कि सभी कम्युनिटी इसमें हिस्टोरिकली जो साइड लाइन थी वो इसमें मतलब सब पार्टिसिपेट करें और स्पेशली फीमेल. तो जो करंट नेशनल लेवल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस पॉलिसी ऑफन लैक दी पर्सपेक्टिव में ये पर्सपेक्टिव उसके पास नहीं है, तो उनकी इफेक्टिवनेस लिमिटिंग है, जिस वजह से इनइक्वलिटी को कॉम्बैट करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है. तो क्रुशियल है इलेक्ट्रिफिकेशन इनिशिएटिव इंटीग्रेट करने के लिए सच सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट आदि. ठीक है. अगर ये सब काम करेंगे तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग भी और सोशल अपलिफ्टमेंट भी अदर सेक्शन का होगा. ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. आप एडिटोरियल का जो ये आर्टिकल है इसको आप अपने आंसर में जरूर यूज करना. ठीक है. टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटी हेड ऑन. ठीक है. लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में इसमें बोला गया है, तो मतलब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आप खुद से इसको दे सकते हैं. ठीक है. तो मेन चीज क्या है, रियलिटी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, बट अपना रिस्पॉन्स है वो उतना नहीं है. विद अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन, वी कैन क्रिएट एजुकेशन सिस्टम दैट ट्रूली लीव्स नो चाइल्ड बिहाइंड. कोई भी बच्चा पीछे ना रहे. देयर इज नो जस्ट अबाउट फेयरनेस, इट इज अबाउट अनलॉकिंग द पोटेंशियल मीनिंग बाय यंग माइंड हु थिंक डिफरेंटली. कोई डिफरेंटली थिंक कर रहा है तो उसको अलग से मतलब we stand at the cusp of becoming a global superpower. Time to act now. Our children are काउंटिंग ऑन अस. तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है मतलब जैसे तारे जमीन पे अगर आपने मूवी देखी है तो मतलब किसी को भी इंग्लिश से, हिंदी से या दोनों से हो सकती है, मतलब इमेज ना बन पाए किसी की. मनरेगा जो फंड है वो स्टैंड स्टिल हो गया है, मनरेगा फंड फ्रीज कर दिया गया है, तो जिससे फंडिंग में काफी इश्यू आ रही है. तो मनरेगा एक इम्पोर्टेंट स्कीम है. ठीक है. इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर है इंडिया में, पॉलिटिकल पार्टी एक लिमिट से काफी ज्यादा करती है. ठीक है. यूके में ना पार्टी के ऊपर भी कैप है और कैंडिडेट के ऊपर भी कैप है कि ये पार्टी इतना नहीं कर सकती और ये. ठीक है. और यूएस में क्या है इलेक्शन एक्सपेंडिचर में. ठीक है. इंडिविजुअल से कॉरपोरेशन आए, कॉरपोरेशन से और पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इन सब से कंट्रीब्यूशन आएगा. ठीक है. इंडिविजुअल इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है और पीएससी है जो वो भी इतना कंट्रीब्यूट कर सकती है. वेरियस जजमेंट जो है जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो जिस वजह से एक सुपर पीएसी भी बनाई गई है. पीएससी का मतलब पॉलिटिकल अकाउंट कमेटी है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की. मतलब उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है स्पेंडिंग की. ठीक है. यूएस में ये है, यूके में पार्टी के ऊपर और कैंडिडेट के ऊपर है. इंडिया में किसके ऊपर है बताओ, कैंडिडेट के ऊपर है, कौन कितना वो कर सकता है. ठीक है. यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से रॉ मटेरियल जैसे हम फर्टिलाइजर वगैरह इंपोर्ट करते थे तो उस पर इश्यू हो रहा है इंडिया को. दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. वक्फ बिल. ठीक है. इसके ऊपर मीटिंग हुई थी, वो एंड हो चुकी है. वक्फ बिल हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार. ठीक है. डिजिटल पेमेंट के जो इलीगल गेटवे हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काफी वार्न कर रही है. ठीक है. जैसे डिजिटल अरेस्ट का एक कंसेप्ट चला हुआ है, चैलेंजेस में आप इसको लिख सकते हो, डिजिटल अरेस्ट, साइबर हैकिंग, साइबर बुलिंग. तो इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करता है. अलर्ट इशू किया है इलीगल पेमेंट गेटवे जो क्रिएट करते हैं म्यूल बैंक अकाउंट्स बाय ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल. ठीक है. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो I4C इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी में. केएस पुट्टा स्वामी जो जजमेंट आई थी 2017 में, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 का पार्ट है. तो ये जो जस्टिस थे इनकी डेथ हो चुकी है. तो इकोनॉमी में आज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है. साइक्लिक स्लो डाउन. ठीक है. तो साइक्लिक स्लो डाउन कब आता है, मतलब एक बार स्लो डाउन आएगा फिर से अपलिफ्ट, फिर से ऐसे मतलब साइकिल की फॉर्म में. ठीक है. साइक्लिक ग्रोथ स्लो डाउन में स्लिप बिलो 6.7%. ठीक है. तो
मॉडरेटिंग ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट के बजाय जो ये अर्बन डिमांड है वो कम होने लगी है, तो फिर ग्रोथ रेट उतनी नहीं होगी। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।